नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपको कमोडिटी मार्केट की रणनीति बनाने में मदद करेंगे। भाविक पटेल हैं, ट्रेडबल सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं, और अजय केडिया हैं, एमडी हैं और रिसर्च हेड है केडिया कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात गोल्ड के साथ करेंगे। कल $2500 के ऊपर फिर से कॉमेक्स पर सोना चला गया, लेकिन आज दो घरेलू बाजार में भी और इंटरनेशनल मार्केट पर भी सोने पर दबाव दिख रहा है। अब 70,600 के आसपास MCX पर गोल्ड का भाव है और $2500 के नीचे कॉमेक्स पर सोना है। केडिया जी, क्या फंडामेंटल्स है, क्या करना चाहिए, यहाँ से किस तरह की चाल दिख रही है आपको? नमस्कार विश्व जी। देखिए, सोने की अगर बात करें तो जब सोने में तेजी के मुख्य कारण होता है जब हम कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन देखते हैं, और हम देखते हैं पिछले एक हफ्ते से, चाहे हम फाइनेंशियल मार्केट में बात करें तो वहां पे भी हमने येन कैरी ट्रेड के बाद एक अच्छा खासा इनिशियल पुल बैक देखा, बट कभी भी ऐसे इवेंट के बाद सोने में अच्छी तेजी बनती है। तो डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा, कल इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि 71,000 का लेवल रीटेस्ट कर जाएगा, लेकिन मार्केट थोड़ा सा आज कंसोलिडेट कर रहा है, कल 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन में हम देख रहे हैं, कल रात को भी अपडेट आया था कि अगले 24 घंटे में ईरान रिटायर्ड कर सकता है। तो जो ये टेंशन बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोने को और सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल में एज ऑफ नाउ हम देखते हैं तो मार्केट अगर फ्यूचर्स की बात करें तो $2500 के इर्द गिर्द डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, बट विद गोइंग जो टेंशन बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है सोने में एक अच्छा खासा उछाल कंटिन्यू रहेगा। आज मॉर्निंग से मार्केट थोड़ा सुस्त है, जिसके चलते हमें लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। अगर फ्यूचर्स की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है 70,400 70,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आप बाय कीजिए 70,250 के स्टॉप लॉस से। इमीडिएट टारगेट 70,900 का है, बट केवल जो मार्केट में इवेंट चल रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर और ज्यादा ट्रिगर होता है तो जल्द हम 71,500 72 पे भी जाते हुए दिखेंगे। आपको लग रहा है कि ये जो आज जो नरमी दिख रही है, यहाँ से ₹100 के आसपास और गिरावट आए तो खरीदारी करनी चाहिए, और 70,500 के आसपास का जो लेवल होगा वो खरीदारी के लिए आपको बेहतर यहाँ पर दिख रहा है। पोजिशनली भी इंट्राडे के लिए भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। इंट्राडे के लिए 70,900 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आगे 71 और फिर ₹72,000 के टारगेट भी आपको आगे दिख सकते हैं। केडिया जी, चांदी को लेकर, चांदी आज कमजोर दिख रही है, ₹500 से ज्यादा की गिरावट। कल अच्छी तेजी थी दोनों ही काउंटर में। अब चांदी में क्या करना चाहिए? क्या चांदी में भी इसी तर्ज पे खरीदारी करें? 81,000 के आसपास अच्छा लेवल है, या और नीचे डिप का वेट करें? देखिए, चांदी के लिए सबसे बड़ी विडंबना है बेस मेटल, क्योंकि हम अब जानते हैं कि चांदी ठीक है सोने को भी ट्रैक करती है, बट साथ साथ में हम देखते हैं एक तरह का बेस मेटल है। और जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों में चाइना से हमने जो भी डेटा पॉइंट देखे वो काफी खराब आए, जिसका असर हमने बेस मेटल पे भी देखा और चांदी पे भी पड़ते हुए देखा। तो अभी तक चांदी अंडर परफॉर्मिंग है। इसको ट्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने मार्च में 90 का भाव देखा था, 90 से ये 72 चली गई थी और अब फिर से 88-89 के करीब है। तो इसका मतलब है चांदी अंडर परफॉर्मेंस थी। तो मुझे लगता है कि अब जिस ढंग से हम चाइना से थोड़ी स्टेबिलिटी देख रहे हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन ठीक ठाक चल ही रहा है और रेशियो भी दिखा रहा है कि चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है फिर से, तो मुझे लगता है चांदी के अंदर भी इंटरनेशनल में एक बार $28 के ऊपर अच्छे से होल्ड हो जाता। आज मॉर्निंग में हमने 28 का हाई लगते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं किया। तो 28 के ऊपर अगर निकल जाता तो एक अच्छी तेजी हम चांदी में देख पाएंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में आज इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल जरूर है। 80,600 के आसपास लेके चलिए, 79,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 81,600 का इमीडिएट टारगेट हम देख पाएंगे। बट थोड़ा सा लंबे समय की बात करें या ईयर एंड की, तो चांदी में फिर से नए हाई लगते हुए दिखाई देंगे, जिनसे फंडामेंटल धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ओके, यानी चांदी आपको जो करंट लेवल है यहाँ से 400-500 रुपये नीचे आने दे, फिर आप एंट्री करें। 80,600 केडिया जी को लगता है जहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 81,600 के फिर से नए टारगेट के लिए, और लंबी अवधि के लिए तो लगातार बुलिश हैं ही। इनको तो लग ही रहा है कि चांदी में अच्छी तेज़ी यहाँ पर दिखेगी, नए हाई फिर से बनेंगे, लेकिन यहाँ इंट्राडे के लिए भी खरीदारी की ही सलाह है। भाविक, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही है? गुड मॉर्निंग विशुमन जी। देखिए, कल हमने देखा था कि गोल्ड में बहुत अच्छी रैली आई थी
आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है और ईरान का जो रिटालिएशन की एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक वो थोड़ा बहुत प्रीमियम बिल्डअप हुआ था सोने में। आई थिंक अभी अगर देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि सोने में कोई भी नेगेटिव फंडामेंटल फैक्टर है, सारे पॉजिटिव है। दूसरा अगर देखें तो आज के दिन पीपीआई यूएस का है, सीपीआई कल है और थर्सडे को रिटेल सेल्स है, तो उसकी वजह से भी आज थोड़ा गोल्ड सुस्त दिख रहा है, क्योंकि कल की इतनी तेजी के बाद आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं काफी बुलिश है, मुझे नहीं लग रहा कि सोने में ज्यादा करेक्शन आ सकता है। और अगर आ भी जाता है तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। तो आज के दिन मुझे भी लग रहा है कि अगर डिप मिलती है सोने में तो बाय कर सकते हैं अराउंड 70,250 के करीब, 70,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70,000 का। यानी आपको भी लग रहा है 70-700। आपने चांदी के टारगेट क्या दिए थे भाविक, एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा वो लेवल्स। चांदी में मुझे लग रहा है आज के दिन अगर थोड़ी बहुत करेक्शन मिलती है 80,500 के करीब, तो 81,400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 80,000 के स्टॉप लॉस से। ओके, कच्चे तेल की अब बात कर लेते हैं। केडिया जी, कच्चे तेल को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्या फंडामेंटल्स फिर से सपोर्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न फिर से बढ़ा है, इजराइल एक के बाद एक हमले करता जा रहा है जिस तरह की खबरें आ रही है, साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव है, रूस की तरफ से भी बयान आया है कि वो भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है यूक्रेन पर। तो इन सब तनाव के बीच में क्या फिर से दाम बढ़ेंगे? किस तरह की चाल आपको दिख रही है? 6,700 के आसपास एमसीएक्स पर है, आगे की चाल क्या दिख रही है फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी? ट्रेड के मौके बताइएगा। देखिए विष्णु जी, सारे पॉइंट्स आपने कवर कर ही लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल बढ़ने के बावजूद हम इतनी बड़ी तेजी इसलिए नहीं देख पा रहे। उसमें मेजर कारण है हम डिमांड कंसर्न, क्योंकि ओपेक की जो मंथली रिपोर्ट आई थी वहां पे फोरकास्ट किया है 2024 के अंदर कि लगभग जो डिमांड है वर्ल्ड की वो बढ़ेगी 2.11 मिलियन बैरल्स का, जो पहले उम्मीद थी 2.25, तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम हुई, जिसकी वजह से हम देखें एकाएक जब इतना जियोपॉलिटिकल कंसर्न बना हुआ है तो मार्केट में स्पाइक नहीं आ रहा है, बिकॉज ओपेक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसमें डिमांड में थोड़ा सा कमी बताई, और खास करके अगेन जो चिंता बना हुआ है वो चाइना फैक्टर ही है। तो मुझे लगता है खाली उसकी वजह से हमने एक बड़ा ट्रिगर नहीं देखा, अदरवाइज जियोपॉलिटिकल टेंशन में परफेक्ट एनवायरमेंट बना हुआ है, जहां पे हम देखें रशिया यूक्रेन का जो स्तर है वो और एग्रेसिव होते जा रहा है स्लोली एंड स्टेडली। यहाँ पे हम देख रहे हैं इजराइल, ईरान, यूएस की एंट्री, ये भी परफेक्ट दे रहा है। हाँ, 2 दिन पहले एक अपडेट ये भी आई थी स्टेट ऑफ होम्स, जो एक पाथवे होता है जिसपे ईरान का दबदबा काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पे कुछ कंसर्न और बढ़ता है तो डेफिनेटली कच्चे तेल में एक बड़ा स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा। करंटली अगर आप देखें तो WTI $80 का लेवल तोड़ने में सक्षम नहीं है, थोड़ा रेंज बाउंड दिखा रहा है, और वहीं ब्रेंट फिर से 81 के ऊपर आ चुका है, 82 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है जो करंट इवेंट है वो गोल्ड क्रूड को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे पहले फ्यूचर की अगर बात करें तो मुझे लगता है 6640 बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए, 6540 की स्टॉप लॉस है, टारगेट इमीडिएट 6800 का रहेगा। ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टाइम पे, क्योंकि बहुत बार जब वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है तो सेफ एंट्री ऑप्शन के जरूर रहेगी, जहां पे मैं 2 स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा। पहला है कॉल, जहां पे 6700 का ओटीएम कॉल हम 60 रुपए में लेंगे, 20 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इमीडिएट टारगेट 120 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो इसको हम बोलते हैं कॉल बैक स्प्रेड, यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट अगर एक लेवल के बियॉन्ड जाता है तो हम बड़ी तेजी देखते हैं। तो यहाँ पे आप 6700 का माफ कीजिए 6600 का एक कॉल बेच सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम 6700 के 2 कॉल लेके चलेंगे, जिसका मतलब है अगर मार्केट 6700 के बियॉन्ड निकल जाता है तो हम देखेंगे मार्केट में एक अच्छी खासी बड़ी तेजी बनती। तो ऐसे टाइम पे कॉल बैक स्प्रेड का यूज करना चाहिए। 6600 के हम 128 रुपए में कॉल बेचेंगे, जिससे हमको 128 रुपए मिलेगा, और 6700 के 2 कॉल लेंगे जो करीबन 80 रुपए के आसपास है, तो 160। तो मतलब हमारी जो एंट्री सिंगल कॉल में होगी वो मात्र 30 रुपए के कॉस्ट से ही हो जाएगी, और 67 के ऊपर अगर लड़ाई होती है और भाव और बड़े तेजी में आते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है और लिमिटेड रिस्क रहेगा। तो कॉल बैक स्प्रेड की स्ट्रेटेजी हम कच्चे तेल में बनाकर चल सकते हैं। तो कच्चे तेल को लेकर ये व्यू आ रहा है, या तो 6700 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स में भी आपके पास बाइंग के ऑप्शंस हैं। फ्यूचर्स के आपके पास लेवल सामने है, 6800 के टारगेट के लिए आप खरीदे, 6540 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखें। भाविक, आप बताइए आपकी राय क्या बन रही है कच्चे तेल को लेकर, आपकी कॉल क्या है?
देखिए लगातार चौथा दिन हमने देखा है कि कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली है और आई थिंक ये जो तेजी है वो प्योरली अगर देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से ही है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ईरान का रिटेलिएशन। अगर डिमांड की बात करें तो आई थिंक डिमांड काफी वीक है। यूरोप के अगर मार्जिन रिफाइनिंग मार्जिन देखें तो वो लो है, चाइना के तो बहुत लो है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 82 83 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो ही मुझे लग रहा है। हालांकि एमसीएक्स में अगर देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी 68 से 6900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट क्योंकि अभी फिलहाल 4 दिन में काफी स्ट्रांग रैली देखने को मिली है तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन शायद थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर से होगा। बट यहाँ से बेच के नहीं चलना चाहिए, कोई भी डिप मिलती है तो बाई करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि 6700 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा आज के दिन। अराउंड 60 पे बाय कर सकते हैं 110 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 40 का। तो आपको भी लग रहा है कि 6700 के स्ट्राइक की कॉल ही खरीदे 60 के लेवल पे 110 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदने की सलाह। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों की राय आपके पास आ गई है। व्यू यहां पर बुलिश ही है, लग रहा है कि तेजी यहां से बढ़ेगी। ये सलाह कच्चे तेल को लेकर है। नेचुरल गैस की चाल देख लेते हैं। नेचुरल गैस में कल अच्छी तेजी दिखी थी लेकिन आज फिर से दबाव दिख रहा है। वो तेजी ज्यादा टिक नहीं पाई, 182 रुपए पे आ गया है वापस से भाव आज। हालांकि ज्यादा गिरावट भी नहीं है। केडिया जी, एनजी पर क्या कॉल बन रही है, क्या करना चाहिए अब यहां से? देखिए नेचुरल गैस में जो तेजी आई उसका मुख्य कारण था यूरोपियन गैस, जहां पे हमने देखा कि एक अच्छी खासी रिकवरी आई जिसमें से रशिया यूक्रेन के बीच में जो तनाव बढ़ा है ये सप्लाईज को थोड़ा सा और कंसर्न दे रहा है, जिसकी वजह से हमने ये रैली देखी। साथ में वेदर कंडीशन की बात करें तो नेट गैस के हिसाब से अभी मॉडरेट वेदर कंडीशन है, लेकिन अगले 7 दिन में ये नेशनल डिमांड को इंप्रूव करेगा और अगला 7 दिन तक हाई डिमांड के जोन में चले जाएगा, जिसका सपोर्ट नेचुरल गैस को मिलना चाहिए। 2 दिन की बड़ी रैली के बाद आज मार्केट इनिशियली कंसोलिडेट करता हुआ चल रहा है। करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट में थोड़ा पुल बैक जरूर दिखा रहा है। बट 178 177 का जो जोन है वो एक बेहतरीन जोन है एंट्री करने के लिए। तो 178 के करीब लीजिए, 173 का स्टॉप लॉस रखिए। प्राइसेस 186 तक का जंप वापस दिखा सकता है। शॉर्ट मत कीजिए क्योंकि वेदर का भी बेनिफिट है और साथ में हम देखते हैं विंटर्स के लिए जो रिफिलिंग हो रही है वो अभी भी बनी हुई है। यूएस के भी 2-4 प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्शन कट किए हैं, जिसकी वजह से ये रैली पिछले 2-4 दिनों में बनी थी और ये कंटिन्यू रहेगी। ये नेचुरल गैस को लेकर आपका व्यू है। बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की चाल देखें तो चौतरफा यहां पर गिरावट दिख रही है। जिंक 1% से ज्यादा कमजोर दिख रहा है, 257 रुपए तक फिसल चुका है। कॉपर 785 रुपए तक आ चुका है। एल्युमिनियम में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट है, 214 रुपए के आसपास। और लेड भी आज कमजोरी है, 186 रुपए 35 पैसे पर एमसीएक्स लेड का भाव है। तो चौतरफा गिरावट यहां पर आधे से 1.25% तक की गिरावट अलग अलग बेस मेटल्स में दिख रही है। आप बताइए भाविक, इस गिरावट में कोई आपको कमजोर काउंटर नजर आ रहा है जहां पर शॉर्ट के मौके हो, या आपको लग रहा है इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? मुझे अभी भी लग रहा है कि आई थिंक गिरावट में थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, खास करके कॉपर की बात करें क्योंकि कॉपर में हमने अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिल रहे हैं और एमसीएक्स में भी देखें तो 760 767 768 का जो जोन है वो आई थिंक एक सपोर्ट जोन बन के आ चुका है। हालांकि जो नेगेटिव जो चाइनीज की कंसर्न्स है वो ऑलरेडी मार्केट ने अच्छे खासे फैक्टर किए। बट एक दो अभी फैक्टर्स वो आ रहे हैं कि जो दिखा रहे हैं कि आगे जाके आई थिंक कॉपर के प्राइसेस थोड़े और स्टेबल हो जाए। सबसे पहले अगर एलएमई की बात करें तो वहां पे लास्ट वीक नियरली 12,000 टन के जो कैंसल वारंट है वो आए हैं, जो दिखा रहे हैं कि अभी शायद आगे जाके प्राइस थोड़े बढ़ सकते हैं। और मार्केट में भी ये फैक्टर आया नहीं है कि जहाँ पे जो कॉन्गो है जो एक बड़ा कॉपर का प्रोड्यूसर है, तो जाम्बिया ने जो शेयर कर रहा है बॉर्डर, तो जाम्बिया ने अपनी बॉर्डर बंद कर दी है और कॉन्गो से यूजुअली कॉपर जाम्बिया और जाम्बिया से साउथ अफ्रीका और वहां से सारे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। तो वो एक इफेक्ट भी आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक 780 के करीब कॉपर जो है वो बाय कर सकते हैं 780 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 775 का। ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है कॉपर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत अपसाइड देख सकते हैं। तो ये बेस मेटल्स पर आपका व्यू है। केडिया जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में अगर आज के लिए ट्रेड करना हो तो? बिल्कुल, भाविक ने काफी अच्छे फैक्टर्स बताए हैं, उसमें मैं खाली एक ऐड करना चाहूंगा। खास करके कॉपर की अगर बात करें तो रिसेंटली एक अपडेट आया था जहां पे बताया जा रहा है कि कॉपर में पेरू का जो कॉपर प्रोडक्शन है यहाँ पे लगभग गिरावट दिखाई दे रही है 11.7%। ये भी एक पॉजिटिव है। नो डाउट 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दिन में हो सकता है ड्रॉप आ जाए। जो मुझे लगता है 781 782 इज गुड टू बाय। 777 का स्टॉप लॉस रखिए।
792 तक के टारगेट रहेंगे। वही जिंक के अंदर भी हमने देखा एमजीएम माइंस का जो आउटपुट में कटौती है, और इनफैक्ट चाइना से काफी प्रोड्यूसर्स ने अपने प्रोडक्शन कट की बात की है, और जो मुझे लगता है ये हफ्ते के एंड तक क्लैरिटी दे देंगे। और मेटल में जिस ढंग से हमने रिकवरी पिछले 2-3 दिनों में देखी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, कॉपर में मैंने बता ही दिया, जिंक के अंदर 256 का लेवल अच्छा रहेगा लेने के लिए, 253 के स्टॉप लॉस से 261 के टारगेट के लिए। वही एल्यूमिनियम में भी जनरली हम देखते हैं जैसे जैसे हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जोन में जाते हैं तो यहाँ पे स्मेल्टर्स अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा कर्टल करते हैं हिस्टोरिकली, क्योंकि विंटर्स के हिसाब से प्रिपेयर्ड है और मेंटेनेंस के लिए भी कुछ माइंस बंद है, जिसका सपोर्ट हम एल्यूमिनियम में भी देखेंगे, जहाँ पे 213 पे लेके चलना है, 211 का स्टॉप लॉस रखिए, 216 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ये सलाह आपके लिए है। कॉपर और जिंक दोनों यहाँ पर खरीदारी की सलाह केरिया जी की तरफ से आ रही है। 792 रुपए के टारगेट के लिए कॉपर यहाँ पर खरीदे। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ जीजे ईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह होंगे। उनसे हम डायमंड मार्केट के चैलेंजेस के बारे में बातचीत करेंगे, गोल्ड का क्या उनका आउटलुक है ये भी समझेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं एग्री मार्केट की। केरिया जी फटाफट से जवाब दीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है। मसालों पर बताइए आपकी राय क्या बन रही है? आज सभी मसालों में नरमी दिख रही है। हाँ बिल्कुल, सारे मसाले में अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में डाउनसाइड काफी रेस्ट्रिक्ट रहेगा। जीरे में आज ज्यादा फॉल दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि फेस्टिव सीजन है, इसके लिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, जहाँ पे जीरे में मुझे लगता है 25,800 का एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। वहां पे आप सितंबर वायदे को लीजिए, 25,300 का स्टॉप लॉस लगाइए, वापस 26,500 का लेवल दिखेगा। हल्दी के अंदर भी हमने 2 दिन के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन देखा, जिस ढंग से महाराष्ट्र में बरसातें काफी एक्टिव है तो डैमेजेस रिपोर्ट होने की उम्मीद है, और जो पहले स्विंग डबल देख रहे थे अब उससे कम होने की वजह से प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। डिमांड आगे रहेगा, 16,100 पे बाई कीजिए, 15,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 16,700 का टारगेट देखने मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ विपुल शाह हैं, चेयरमैन है जीजे ईपीसी के, जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। शुक्रिया विपुल जी, आपने वक्त निकाला हमेशा के लिए। आप जब भी हम लोग इनवाइट करते हैं आप हमेशा आते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। हम भी एक स्वर्ण महाकुंभ करने वाले हैं अगस्त के महीने में, उम्मीद करते हैं वहाँ पर भी आप ज़रूर आए और लोगों को जागरूक करें। सबसे पहले सर मैं ये IIJS के सक्सेसफुल पूरा करने के लिए बहुत बहुत सबसे पहले आपको बधाई। किस तरह का रिस्पांस था, क्योंकि ड्यूटी कटौती के बाद ये पहला इस तरह का शो था और लोगों की उम्मीदें थी कि इस बार का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कारोबारी आगे फेस्टिवल सीजन को लेकर तैयारी करते नजर आ रहे होंगे। किस तरह का रिस्पांस दिखा B2B बिजनेस में सर? शुक्रिया विश्व मोहन जी और धन्यवाद। एक तो पहली बात बताना चाहता हूं कि ये टाइम का जो हमारा जो IIJS प्रीमियर जो शो हुआ एक सुपर डुपर हुआ है, क्योंकि ये ऐसे टाइमिंग पे हुआ है जहां पे हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिला। हमारी सारी महंगे और जो भी मतलब गोल्ड आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है फिर से, लेकिन मैं इतना ज़रूर सुन पाया हूं कि इस बार का जो आप लोगों का आयोजन था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इस बार ड्यूटी कटौती होने से अब लग रहा है इस बार कारोबारियों को कि इस बार का बम्पर बिक्री होगी इस बार त्योहारी सीजन में। इस वजह से उन्होंने तैयारी उस हिसाब से शुरू कर दी है और B2B काफ़ी अच्छे डील्स हुए हैं, इस तरह की खबर आ रही है। अब भाव को लेकर आप बताइए विपुल जी, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का आउटलुक गोल्ड का लग रहा है आगे? क्या जिस तरह की डिमांड का सिनेरियो जिस तरह का मार्केट में दिख रहा है, क्या दाम इसी तरह से तेजी से आगे बढ़ेंगे और उसका फायदा कारोबारियों को भी मिलेगा? गोल्ड का दाम आज जो गिरावट आई है ड्यूटी नीचे होने से वजह से, तो ये ऊपर ही जाने वाला है कि ये डॉलर में गोल्ड ऊपर दिख रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से भी गोल्ड ऊपर जा रहा है और डी-डॉलराइजेशन के हिसाब से। तो आने वाले समय में मैं तो ये देख रहा हूं कि गोल्ड एक बार पहले 75,000 क्रॉस करके सीधा 80,000 की तरफ निकल जाएगा और आगे साल में गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट भी। और आज उसके लिए मैं सबको बोलूंगा कि ये गोल्ड जैसे जैसे मौका मिलता है तो खरीदना चाहिए। और सर डायमंड को लेकर क्या चिंताएं हैं, क्या चैलेंजेज है, क्योंकि दाम घट रहे हैं? और दूसरी बात, जो लैब डायमंड को लेकर जो मोमेंटम दिख रहा था वो उस मोमेंटम में थोड़ी कमी आई है, क्या वजह है, क्या चैलेंजेज है डायमंड मार्केट को लेकर? अपना व्यू दीजिए सर।
ये विश्वमोहन जी, पहली बात तो ये डायमंड को जो लेके है वो एक डिमांड और सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हम लोग फेस कर रहे हैं। तो जैसे कि आज प्रोडक्शन मतलब माइनिंग कंपनियों से जो माल जो आ रहा है वो ज्यादा ही और सामने डिमांड बहुत गिरी हुई है। तो डिमांड गिरने की वजह है कि चाइना पोस्ट कोविड खुला नहीं है और पूरा फॉरेस्ट मार्केट स्लो हुआ है। तो एक वहां पे एक पूरा मार्केटिंग कैंपेन करके डिमांड को बढ़ाना की कोशिश की जा रही है काउंसिल के द्वारा। और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स अभी आगे समय में इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो वो भी हमें ग्लोबली सपोर्ट करेगा। दूसरा कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल की वजह से भी आज थोड़ा बहुत असर डायमंड में हुआ है। और आपने जो बताया लैब ग्रोन का वजह यह है कि ये एक अलग कैटेगरी में जा रहा है। लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। लैब ग्रोन एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो कभी भी अफोर्डेबल कैटेगरी जो बोल रहे हैं, जो कभी भी डायमंड खरीदना चाहता था लेकिन आज उसे मौका मिल जा रहा है लैब ग्रोन के रूप में। लेकिन लैब ग्रोन को हम इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं देख सकते और नेचुरल डायमंड है एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो इसी तरह दोनों जन अलग सा रहे। रहा सवाल के लैब ग्रोन के दाम इतने गिर रहे हैं तो वो एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। तो टेक्नोलॉजी जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में हमको आज वो प्रोडक्शन का कोई उनका कंट्रोल नहीं रहता है और वो ऑलवेज कॉम्पिटिटिव रहने में उसमें ऑलवेज भाव में प्रेशर रहेगा। इसीलिए मैं तो यही कहता हूं कि ये अलग सेगमेंट है, ये एक अफोर्डेबल कैटेगरी में है, उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं देखनी चाहिए और जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखनी चाहिए तो उसे नेचुरल डायमंड की तरफ देखना चाहिए। सर, अगर कोई डायमंड अभी खरीदना चाह रहा है तो आपको लग रहा है प्राइसिंग के लिहाज से, मैं नेचुरल डायमंड की बात कर रहा हूं, क्या ये बिल्कुल सही समय है या और भी आपको गिरावट की संभावना दिख रही है यहां पर? नहीं, आज ये बहुत ही बेहतरीन समय है क्योंकि आज प्रोडक्शन को बहुत कंट्रोल किया गया है और आने वाले समय में प्रोडक्शन बहुत कम आएगा। तो इस तरह से जो हिसाब से जरा भी डिमांड जैसे निकलेगी तो ये दाम अभी यहाँ से ऊपर ही जाएंगे। तो मेरी तो यही गुंजाइश है कि आज मौका जब भी मिलता है नेचुरल डायमंड को लेके, और जिसको भी आज त्योहार सामने आ रहा है और जिसको आज इन्वेस्टमेंट एंगल से देखना है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है उन्हें खरीदने का। शुक्रिया विपुल जी, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं हमारा जब स्वर्ण महाकुंभ अब होगा जब इस महीने के आखिर में, तो आप जरूर वहां पर शिरकत करेंगे और लोगों को डायमंड मार्केट से लेकर गोल्ड मार्केट को लेकर पूरा जागरूक करेंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला सर। चलिए, और आपके त्योहारी सीजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लिए त्योहारी सीजन अगला बम्पर हो और आपके लिए ही नहीं, तमाम कारोबारी जो ज्वेलर्स हैं उनके लिए भी ये बेहतर सीजन हो। चलिए, हम एग्री मार्केट की शुरुआत कर रहे थे, केडिया जी के साथ मसालों की बातचीत हो गई थी। फटाफट से भाविक आप ग्वार पर बता दीजिए, ग्वार को लेकर आपका क्या रुख है, किस तरह की चाल दिख रही है यहाँ से? देखिए फुहार दिखे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है तो वही 52 से 5600 के बीच में फंसा हुआ है। आई थिंक 5200 एक अच्छा बेस बन चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से 5350 पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट पर बाय कर सकते हैं 5450 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5300 का। केडिया जी, ग्वार पर, कैस्टर पर और कॉटन केक पर 40 सेकेंड टोटल बचे हुए हैं, आप बता दीजिए इन तीनों पर। अब काफी टाइम कमी है। डेफिनेटली मुझे लगता है सबसे पहला पिक है कॉटन सीड ऑयल केक, जहां पे हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। कॉटन सीड ऑयल केक पे मुझे लगता है करंट लेवल से भी लीकेज चलना चाहिए। 3100 का इस वक्त भाव है और ऊपर में टारगेट मुझे लगता है कि 3220 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं अगर हम कैस्टर की बात करें, ये भी एक हिडन कमोडिटी है जहां पे हम देखते हैं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने की तैयारी में है। तो 6270 पे लेके चलिए, 6220 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6360 तक के टारगेट हम कैस्टर में देख पाएंगे। ओके, शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर आपने अपनी राय रख ली।